हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो एंटासिड कैटेगरी के ड्रग का रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एंटासिड क्या होता है, किस चीज़ के ट्रीटमेंट में एंटासिड्स का यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम उसके अंदर आने वाले जितने भी ड्रग्स हैं उसमें से एक ड्रग का डिटेल पढ़ेंगे और उस ड्रग के डिटेल में मैं वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो मेड मंत्रा के इंट्रोडक्शन में बताया था। तो आज का हमारा जो ड्रग है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे एज ए एंटासिड यूज़ किया जाता है। इसका डिटेल करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का रिसर्च 17th सेंचुरी से हो रहा है। 1791 में फ्रेंच के केमिस्ट थे निकोलस, उन्होंने सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट डिस्कवर किया। इसके बाद धीरे धीरे और भी रिसर्च आगे बढ़ा। 18th सेंचुरी आया, वहाँ बेकर्स थे जॉन एंड ऑस्टिन नाम के। उन्होंने सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को एज ए लिवनिंग एजेंट यूज़ किया। लिवनिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी टफ है या मैटर है, मतलब आटा गुथा हुआ है, उसमें अगर हम इसे एज ए लिवनिंग एजेंट मिक्स कर दें, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या किसी भी केमिकल फॉर्म में हो, हम उसे मिक्स कर देते हैं। देन वो केमिकल क्या करता है, धीरे धीरे अपने में से गैस रिलीज़ करने लगता है और उस आटे में पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो एजेंट प्रोवाइड करता है उसे ही हम लिवनिंग एजेंट बोलते हैं। ये आज भी बेकरीज़ में यूज़ किए जाते हैं, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जिसे हिंदी में हम खाने का सोडा कहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल। कैटेगरी एंड क्लासेस। सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए एंटासिड यूज़ किया जाता है। एंटासिड सभी को पता है क्या होता है, आगे मैं एक बार और बता दूंगी। इलेक्ट्रोलाइट, एज ए इलेक्ट्रोलाइट भी हम इसे यूज़ करते हैं। एंटी रिफ्लक्स एजेंट, रिफ्लक्स का मतलब होता है जस्ट अपोजिट रिएक्शन देना, है ना। जैसे कि कुछ चीज़ हमने खाया, खाने के बाद एसिडिटी अगर बहुत ज़्यादा है पेट में, तो वो एसिड क्या करेगा, अंदर डाइजेस्ट करने के बजाय उस चीज़ को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। मीन्स उसे उल्टा रिएक्शन करेगा, वोमिटिंग करा देगा। तो उस रिफ्लक्स एक्शन को रोकने के लिए हम एंटी रिफ्लक्स एजेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एंटी अल्सरेंट, मीन्स अल्सर ठीक करने में यूज़ किया जाता है। एंड ड्रग एक्टिंग ऑन जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, मीन्स यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड और जेनिटो सिस्टम से रिलेटेड। जेनिटो सिस्टम मीन्स हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड जितने जो ड्रग्स हैं उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या क्रियाविधि, मीन्स ये कैसे काम करता है। दे न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ स्टमक, हमारे पेट के अंदर जो एसिड है HCl है, उससे जाके ये मिलता है और उसे क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है ना। न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज करने के बाद जो एसिडिटी होती है उसमें हमको रिलीफ मिल जाता है। इसके बाद है यूजेस, मेन यूज़ इसका किस में किया जाता है, एज एन एंटासिड, जो हमने इंट्रोडक्शन में ही देख लिया था कि एज ए एंटासिड मीन्स एसिड को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब होता है अपच। अपच मीन्स हमने खाना खाया और वो चीज़ ऐसे लग रहा है कि हमारा पेट भरा भरा है, थोड़ा मरोड़ रहा है, तो ये अपच की कैटेगरी में आता है, मतलब खाना अच्छे से नहीं पचना। फिर है हार्ट बर्न, मीन्स हमें हमारी सांस नली जल रही है, हमारा सीना जल रहा है, इस तरीके की जो फीलिंग्स आती है उसे हम हार्ट बर्न कहते हैं। हृदय की जलन में भी इसे यूज़ किया जाता है। सिस्टाइसिस, मूत्राशय शोथ, है ना। सिस्टाइसिस मीन्स जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है उसमें क्या होना, इन्फ्लामेशन होना, उसे कहते हैं हम सिस्टाइटिस। इसके बाद है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब मेटाबॉलिज्म के बाद एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो एसिड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे कम कौन कर सकता है, बेस, और हमारा बेसिक नेचर के ही होते हैं सारे एंटासिड्स प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा फॉर रिमूविंग द ईयर वैक्स, कान के मैल को साफ करने के लिए या उसके निष्कासन में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। फॉर बैलेंसिंग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि हमने कैटेगरी में ही पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइट एज ए यूज़ किया जाता है, जैसे हम नमक शक्कर का यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉल का जो बॉटल्स हमको चढ़ता है, सलाइंस जो चढ़ते हैं, उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का सलाइन भी होता है। नेक्स्ट है सॉल्ट सॉल्यूशन यूज्ड इन इरिगेशन सॉल्यूशन। ठीक है,
एज ए सॉल्ट सॉल्यूशन भी ये यूज़ किया जाता है इरिगेशन सॉल्यूशन में। इरिगेशन सॉल्यूशन और जो हमारा नॉर्मल सलाइन होता है, नॉर्मल सलाइन ज़्यादा से ज़्यादा होगा हमारा 500 250 ml, 1000 ml, 2000 ml, लेकिन जो इरिगेशन सॉल्यूशन होता है वो 5-5 लीटर के बैग्स होते हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस होता है टू वॉश एंड क्लीन बॉडी कैविटी, टिश्यूज़ और वाउंड्स एंड ऑल्सो यूज्ड इन इनहेलेशन सॉल्यूशंस। हमारी बॉडी कैविटी बहुत सारी होती है, उन कैविटीज़ को क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए, जो हमारे वाउंड्स हैं, घाव हैं, टिश्यू है, उस चीज़ को वॉश करने के लिए ये एज ए इरिगेशन सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है बड़ी मात्रा में, बल्क मात्रा में। ऑल्सो यूज्ड इन इनहेलेशन सॉल्यूशन मीन्स कुछ पाउडर्स होंगे, कुछ सॉल्यूशंस होंगे जिसे हम डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते, तो उन्हें इन सॉल्यूशंस में मिक्स करके फिर इनहेल किया जाता है। तो ये हो गया इसका डिफरेंट यूज़ सोडियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे लेना है हमें। शुड बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। जनरली इसे क्या है, खाली पेट लिया जाता है। एटलीस्ट 1 आवर बिफोर फूड और 2 आवर आफ्टर फूड। अगर हमने इसे खाली पेट लिया है तो लेने के बाद हमें 1 घंटे बाद नाश्ता करना है या खाना खाना है, और अगर हम खाना खा लिए हैं उसके बाद हमको लेना पड़ रहा है तो कम से कम हमें 2 घंटे का डिफरेंस रखना होगा। ये दवाएं खाली पेट में ली जाती हैं, या तो खाने के 1 घंटे पहले लें या तो खाने के 2 घंटे बाद। तो इस तरीके से हम सोडियम बाइकार्बोनेट को ले सकते हैं। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सख्त से सख्त वो चीज़ मना होती है, हमें नहीं लेना होता। मेटाबॉलिक और रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एल्कलोसिस मीन्स एल्कालाई। एल्कालाई का मतलब होता है क्षार, बेसिक, है ना। बेसिसिटी में जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ना, रिस्पिरेटरी सिस्टम में, मेटाबॉलिक सिस्टम में हमारे बेसिसिटी बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है, उस केस में हमको सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं लेना है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक इन नेचर है, वो और भी ज़्यादा क्या करेगा, एल्कोलोसिस को इंक्रीज़ कर देगा। सेकेंड कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम की कमी। हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। रक्त में कैल्शियम का जो सामान्य स्तर है, मतलब जो नॉर्मल रेंज है, उसमें से अगर लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस केस में भी हमको सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं देना है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपोक्लोराइड्रिया। इसका मतलब है स्टमक एसिड का लेवल कम होना। तो पेट में एसिड कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे बेसिसिटी बढ़ गई होगी, तो उस केस में भी हमको सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं देना है। तो ये कंडीशंस हैं। नेक्स्ट है सीवियर पल्मोनरी एडिमा। सीवियर पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है, एक्सेस फ्लूइड हमारे लंग्स और एयर सैक में जाके जमा हो जाते हैं। एयर सैक मीन्स हमारा जो एल्वियोलाई है, जहाँ से गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वहाँ पे फ्लूइड जाके जमा हो जाती है। जमा होने के कारण क्या होगा, हमको सांस लेने में कठिनाई होगी। तो हमारे जो फेफड़े, वायुकोश हिंदी में उसे कहेंगे, उसमें अतिरिक्त जो तरल पदार्थ जम जाते हैं, जिससे हमको सांस लेने में मुश्किल होती है। तो इस कंडीशन में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट पेशेंट को नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है अननोन एब्डोमिनल पेन। बहुत लोग होते हैं कि पेट दर्द हो रहा है तो मैं हाजमा वाला सिरप पी लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। हमें नहीं पता कि हमारा पेट क्यों दर्द हो रहा है। हो सकता है लीवर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हमें एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो ऐसा एब्डोमिनल पेन जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, अननोन है, अज्ञात पेट दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में हमें अपने से वहाँ पे सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है। रीनल एंड कार्डियक फेलर मीन्स गुर्दे व हृदय की विफलता। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका किडनी कमज़ोर है, जिनका हार्ट कमज़ोर है, ऐसे पेशेंट्स को हम सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं दे सकते। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन सभी को पता होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाना नॉर्मल रेंज से, मीन्स उच्च रक्तचाप हिंदी में। तो इस कंडीशन में भी सोडियम बाइकार्बोनेट हम नहीं दे सकते। आगे देखते हैं स्पेशल प्रिकॉशंस। ऐसे कौन कौन से स्पेशल प्रिकॉशंस हैं जो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बरतनी चाहिए। मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड पेशेंट में टेक रिड्यूस डोज, मतलब 60 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, उसे हम जो इसका नॉर्मल यंग पर्सन का डोज है उससे कम खुराक ही देंगे।
नेक्स्ट है इन प्रेगनेंसी देयर इज़ नो एनी एविडेंस ऑफ डेंजर सो इट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल। प्रेग्नेंट वुमेन को कोई हानि नहीं पहुंचता, इसलिए ये चीज़ें प्रेगनेंसी में लेना सेफ है। गर्भावस्था में खतरे का हमें कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए आमतौर पे ये स्वीकार्य है, इसे प्रेगनेंसी में हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरडोज, ज़रूरत से ज़्यादा अगर ले लें तो क्या होगा। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, इंक्रीज इन बेसिसिटी, है ना, बहुत ज़्यादा हम क्षार ले लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो नॉर्मल एसिडिक नेचर का होना चाहिए हमारा इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक, तो वो चीज़ें क्या है धीरे धीरे बेसिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो धीरे धीरे वहाँ के दीवार को, म्यूकोसा को क्या करने लगेंगे, डिस्टर्ब करने लगेंगे, डैमेज करने लगेंगे। नेक्स्ट है सीवियर हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम लेवल का हमारे सीरम में कम हो जाना। उस कंडीशन में भी हम ये कंडीशन कब आता है, जब हम इसका ओवरडोज लेंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ एक्शन, तत्कालिक प्रभाव, मीन्स कितने टाइम में हमको इसका एक्शन देखने को मिलेगा। तो विद इन 15 मिनट्स अगर हम ओरल फॉर्म में ले रहे हैं, मुंह के थ्रू हम कोई डोजेस फॉर्म ले रहे हैं, चाहे वो सीरप हो, टैबलेट के फॉर्म में हो, तो 15 मिनट में वो अपना एक्शन दिखाना चालू कर देता है। लेकिन वही अगर हम आईवी के फॉर्म में ले रहे हैं तो आईवी का जो रहता है इंस्टेंट रैपिड एक्शन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रभाव का समय, कितने टाइम तक वो इफेक्टिव रहेगा हमारे बॉडी में जाने के बाद, कब तक असर दिखाएगा। तो अगर हम ओरल ले रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं, तो वो 1 से 3 घंटा तक इफेक्टिवनेस उसका दिखाई देगा। अगर हम आईवी ले रहे हैं तो 8 से 10 मिनट ही उसका एक्शन रहेगा। अब देखते हैं डोज, कितनी मात्रा हमको लेनी चाहिए। अगर हम ओरल डोजेस फॉर्म में ले रहे हैं तो 500 से 1000 mg 8 आवरली हम ले सकते हैं। 8 आवरली मतलब हम 8-8 घंटे के अंतर में, जैसे दिन में 24 घंटा होता है, तो 3 टाइम हम 500 से 1000 mg का टैबलेट ले सकते हैं। नेक्स्ट है अगर आईवी के फॉर्म में हो तो 1 MEQ पर kg पर मिनट के फ्लो रेट से हम सलाइन देंगे। ठीक है, 1 MEQ का मतलब होता है मिली इक्विवेलेंट। 1 मिली इक्विवेलेंट जो है रिप्रेजेंट करता है 1 mg 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें mg में इसे कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली है। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन उठाएंगे, आईवी फॉर्म उठाएंगे, तो वो हमेशा MEQ के ही फॉर्म में होता है, mg के फॉर्म में नहीं होता। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिससे हम MEQ को mg में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो डोज है वो है 1 MEQ पर kg पर मिनट। जैसे कोई नॉर्मल एडल्ट पर्सन है, उसका 45 kg वेट है, तो 45 MEQ पर मिनट तक उसे हम मैक्सिमम दे सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर दिए तो हमने जो ओवरडोज में देखा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस या सीवियर हाइपोकैलेमिया, ये सारे कंडीशंस हो जाएंगे अगर हमने ओवरडोज दिया तो। अब नेक्स्ट देखते हैं अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, कौन कौन से फॉर्म में मिलता है। तो ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, सिरप फॉर्म में, सैचेट के फॉर्म में। सैचेट छोटी छोटी जो ORS की जैसे घोल, ORS घोल के जो छोटे छोटे सैचेट्स आते हैं, पैकेट्स आते हैं, उसे हम सैचेट कहते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म में, इंट्रावेनस फॉर्म में, तो ये 5 डोजेस फॉर्म है जिसमें ये अवेलेबल है। नेक्स्ट है एडवर्स रिएक्शंस, दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। तो पहले ही हमने ओवरडोज में देख लिया, वही चीज़ें आ जाएगी। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया क्या है। टिश्यू नेक्रोसिस, टिश्यू नेक्रोसिस का मतलब होता है कि टिश्यू का, हमारे ऊतक का जो सेल है वो धीरे धीरे मरने लगता है, ख़त्म होने लगता है, तो उसे कहते हैं टिश्यू नेक्रोसिस। नेक्स्ट है वेस्कुलर इरिटेशन, जब इसका आईवी फॉर्म दिया जाता है उस कंडीशन में जो हमारे वेन्स होते हैं उसमें थोड़ा सा हमें इरिटेशन कॉज करता है, ये इरिटेशन हमको लगता है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन, अगर कम ज़्यादा डोज हुआ या किसी को ये मॉलिक्यूल सूट नहीं किया तो उसके एब्डोमिनल में पेन होने चालू हो जाते हैं। ट्रीमर इन मसल्स, जो हमारे मसल्स हैं उसमें ट्रीमर हिलने लगेगा, कांपने लगेगा। नेक्स्ट है फूट एडेमा, पैर में स्वेलिंग आ सकती है। नेक्स्ट है वीकनेस, हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगा। तो ये सारे इसके एडवर्स रिएक्शंस हैं, दुष्प्रभाव हैं। देन नेक्स्ट है ड्रग इंट्रैक्शंस, मतलब अन्य दवा के साथ क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है, देखते हैं। इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम एस्पिरिन मिथोट्रिक्सेट, अगर कोई पेशेंट लिथियम एस्पिरिन या मिथोट्रिक्सेट ट्रीटमेंट में है तो उस टाइम अगर वो सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए एंटासिड ले रहा है तो क्या करता है, वो इन तीनों मेडिसिन को बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है,
डाइजेस्ट करने के बाद मतलब उसका एक्सक्रीशन करा देता है, तो उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन ऑफ क्विनिडिन, एम्फेटामीन्स, मिथोडोन, क्विनीन एंड इफेड्रीन। तो ये जितने भी ड्रग्स हैं इसके एक्सक्रीशन को रोक देता है, मीन्स इसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बना ही रहेगा और वो बहुत लंबे टाइम तक अपना इफेक्ट शो करता रहेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, रिफॉम्पिसिन, कीटोकोनाजोल, डायपाइरामोल, क्लोरोक्वीन, फिनोथायाजीन्स, फेनिटोइन, पेनिसिलामिन। तो ये जितने भी ड्रग्स हैं इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन अवशोषण होगा ही नहीं तो ड्रग अपनी इफेक्टिविटी भी शो नहीं करेगा। तो इस तरीके का इन सारे ड्रग्स के साथ इसका इंटरेक्शन है। नेक्स्ट है मे इंक्रीज द रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मिकेमीलेमिन। ठीक है, तो ये जो ड्रग है उसमें क्या होता है, वापस से हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे तो उसमें ट्यूबुलर्स होते हैं, वो वापस से रीएब्जॉर्प्शन करते हैं सारी चीज़ों का, जैसे वाटर हो गया, कुछ केमिकल्स हो गए, जैसे आयंस हो गए, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस। तो उन आयंस को वो वापस से हमारे यूज़फुल का है ऐसा मान के वो रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस केस में ये जो मेडिसिन जो ग्लोमेरुलस से पास हो गया था, उस मेडिसिन को पास तो कर दिया ग्लोमेरुलस, लेकिन रीनल ट्यूबुलर्स में जाके वापस से उस चीज़ को वो रीएब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण इस मेडिसिन का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में वापस से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के इंट्रैक्शंस हैं इसके। नेक्स्ट है मे रिड्यूस द सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन विथ पोटेशियम सप्लीमेंट्स। ठीक है, ये क्या करता है, जो सीरम का पोटेशियम कंसंट्रेशन है उस चीज़ को क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स रख रखाव। अब हम इस मॉलिक्यूल को कैसे रखेंगे देखते हैं। अगर ओरल प्रिपरेशन है तो उसे 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे। आईवी प्रिपरेशन है तो उसके लिए भी सेम केस है, 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको स्टोर करके रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रांड्स। अब हमने सारी डिटेल्स पढ़ ली है, अब उसके ब्रांड्स के बारे में देखते हैं जो कॉमन यूज़ किए जाते हैं। ऐसे तो ब्रांड्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो ईजिली अवेलेबल हैं, जो नोन हैं, वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। फर्स्ट है टैबलेट सोबिसिस, ये 500 mg भी आता है। टैबलेट सोबिसिस फोर्ट के नाम से आता है 1000 mg। टैबलेट सोबिसिस EC के नाम से आता है, ये भी 500 mg का होता है। ला रेनॉन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ये फार्मा कंपनी है, ये इन तीनों वैरायटी ऑफ ड्रग जिसमें क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट एज ए फार्मूला यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 38 से 64 रुपीज़ के बीच में ये तीनों अवेलेबल है। देन नेक्स्ट है टैबलेट नोडोसिस, 500 mg का आता है। टैबलेट नोडोसिस DS 1000 mg का आता है। नोडोसिस ओरल सस्पेंशन, अभी तक टैबलेट्स देख रहे थे, अब ये क्या है सस्पेंशन के फॉर्म में आती है। ये क्या है 300 ml में अवेलेबल है। नोडोसिस सैचेट्स, ये 2.4 ग्राम पाउडर आता है। स्ट्रीट फास्ट मेडिशील्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसे बनाती है, इन चारों वैरायटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट 15 से 155 रुपीज़ के बीच में ये चारों प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। सोबिसिस का डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका फॉर्मूला सोबिसिस। मैंने एक ही ड्रग का यहाँ पे फ़ोटो लगाया है, सेम वैसे ही सारी ड्रग्स के भी आते हैं। नेक्स्ट है नोडोसिस। नोडोसिस में भी ये सैचेट का मैंने लगाया हुआ है, 2.4 ग्राम का, 2 ग्राम का भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये उसके कुछ ब्रांड्स हैं, एक ही कंपनी के 3 ब्रांड्स, नीचे वाली कंपनी के 4 ब्रांड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं इंजेक्शन सोडेक। ठीक है, अब ये हो गया इंजेक्शन के फॉर्म में, 8.4% का होता है, 25 ml का आता है। नियॉन लेबोरेटरीज लिमिटेड इसे बनाता है, 32 रुपीज़ का ये अवेलेबल है। नेक्स्ट है टैबलेट सोडानेट, 500 mg का आता है, 1000 mg का भी आता है, और इसे कौन सी कंपनी बनाती है, सेप्टालिस्ट लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। 41 से 78 रुपीज़ में ये दोनों डोजेस फॉर्म आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट। इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट में इसी नाम से ही वो अवेलेबल है, जो ये लास्ट का डायग्राम है वही है इसका। 8.4% का होता है, 50 ml का आता है। 50 MEQ पर 50 ml, मतलब 1 MEQ पर ml ये कंटेन करके रखता है। इसका दूसरा वैरायटी है 4.2% का भी आता है, 2.5 MEQ पर 5 ml होता है इसमें। इसे बनाने वाली फार्मा कंपनी है फ्रेसेनियस काबी। ठीक है, नेक्स्ट है ये 16 से 65 रुपये के बीच में दोनों वैरायटी अवेलेबल है।
सोडेक का यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। जो सोडेक इंजेक्शन है वो ऐसा दिखता है। नेक्स्ट जो हमारा सोडानेट DS है, जो 1000 mg वाला टैबलेट है, वो ऐसा दिखता है। इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट जो लेफ़्ट में है वो 8.4% वाला है, जो राइट में है वो 4.2% वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लास हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का मेन यूज़ क्या है, कैसे लिया जाता है, क्या उसका डोज़ होना चाहिए, बच्चों को कम मात्रा में देना है, बूढ़ों को भी कम मात्रा में देना है, एडल्ट डोज क्या है इसका, इतने सारे ब्रांड्स हमने देख लिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नया कोई मॉलिक्यूल, नया कोई केमिकल जो एज ए एंटासिड यूज़ होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।